अच्छा, मेजर चीजें होगी थी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक दफा ना मैं बस खाली ये लैब एपरेटस देख लेते हैं कोई, इफ देयर इज एनीथिंग। पेसल एंड मोटर एक मेरे ज़हन में आ रहा है, दैट इज मिसिंग, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो वी डिड मोस्ट ऑफ देम। और अच्छा चले, ठीक है। सो वी डिड मोस्ट ऑफ देम, और पेसल और मोटर जो है ना वो रह गए। वो मैं इधर ना वैसे ही क्विकली ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसके पास वापस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ना दिस इज फॉर क्रशिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वो पहले एक वर्कशीट भेजी है, मेक श्योर यू ओपन दैट वर्कशीट ग्रुप के ऊपर ही। बस ये दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट। फिर मैं एंड में ना नोट्स भी आज भेज दूंगा इसके सारे, ठीक है। तो दिस इज आवर पेसल एंड मोटर एंड, ठीक है, एंड दिस इज यूज फॉर क्रशिंग। लार्ज पीसेस होंगे तो यू गोइंग टू यूज दिस टू क्रश सब्सटेंसेस, ठीक है। So we did everything, heat with reflux, Liebig condenser, how to dry a gas, ठीक है, वो भी कर लिया था। Collecting a gas over water, collecting using a gas syringe, उसके मुख्तलिफ मसले मसाइल भी थे। Downward delivery, upward delivery, we did a lot of heating, how do you heat substances, thermostatically controlled water bath, you got a Bunsen burner, ठीक है, मिक्सिंग वगैरह, solutions किस तरह बनाते हैं, ठीक है, volumetric flask में, so we did all of that। तो मैं वही वर्कशीट जो मैंने सेंड किया ना ग्रुप में, I'm going to open that and we are going to do those questions, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली है। इसके अंदर दो पार्ट्स है, वन इज दैट, एक तो सेपरेशन टेक्निक्स हमने पहले किया था, एंड द अदर वन इज अच्छा, सेपरेशन टेक्निक्स प्लस वो था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which method is most suitable to obtain zinc carbonate from a suspension of zinc carbonate in water, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन, सस्पेंशन जो वर्ड है ना उसका, लेट मी जस्ट टेल यू, बल्कि इसमें ना I'm going to add this thing at the end, ठीक है, वैसे एक पॉइंट है। तो remember there are few types of solutions which have certain terminologies, ठीक है। अच्छा, when you talk about solutions, तो solutions में होता है कि you firstly you have aqueous solutions। aqueous का मतलब है कि the particles have completely mixed, मतलब solute particles have completely mixed and they remain mixed unless you, अच्छा, unless आप ना उसको कोई या तो पानी को evaporate कर दो, ठीक है, you get rid of the water, ठीक है, you crystallize, ठीक है, you have to do certain separation methods, वरना it's not going to unmix, ठीक है। तो aqueous का मतलब है completely mix हो चुका है। अच्छा, then you have things called suspensions। सस्पेंशंस में के पार्टिकल्स, जो पार्टिकल साइज है ना, दैट्स वेरी बिग। अच्छा, व्हेन यू हैव एन aqueous solutions they tend to be, uh, light can pass through them।
सस्पेंशंस में होता है solute particles. They have actually mixed, but they are bigger in size. ठीक है, they're bigger in size, uh, and have partially mixed, but because they're bigger in size, तो होगा ये कि it will वो जो particles हैं they would eventually settle down. ठीक है, and you can filter them out. Aqueous solutions में होता है कि particles are too tiny, particles are really small, and they can't be filtered out. वो जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं ना उसके थ्रू ये पार्टिकल्स निकल जाएंगे. अच्छा, सो दे कांट बी फिल्टर्ड. अच्छा, दोनों में सस्पेंशंस और एक तो वो होता है ना जैसा पार्टिकल मिक्स ही नहीं हुआ सिरे से. ठीक है, तो सस्पेंशंस जो होते हैं दे आर नॉर्मली दे आर क्लाउडी. अच्छा, वैसे अगर सॉल्यूशंस को गूगल करोगे ना उनकी बहुत सारी ना डिफरेंट में, वैसे फॉर जनरल नॉलेज, वैसे तो केमिस्ट्री ओ लेवल्स के लिए तो सिर्फ ही रिक्वायर्ड है. इफ आई अच्छा, जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशंस. सस्पेंशंस होते हैं कि वो पार्टिकल मिक्स हुए होते हैं लेकिन इवेंचुअली उनको खड़ा रखा होगा ना इट विल इवेंचुअली सेटल डाउन. और कॉलॉइड्स जो होते हैं ना वो बीच में होते हैं. ठीक है, कॉलॉइड्स का वैसे पता होना जरूरी नहीं है लेकिन जस्ट रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉलॉइड्स. योर ब्लड इज आई थिंक इज अ टाइप ऑफ कॉलॉइड. उसमें होता है कि वो पार्टिकल साइज जो है ना इट्स समथिंग इन बिटवीन. और सबसे मेन जो डिफरेंस बिटवीन अगर मैं कोई aqueous copper सल्फेट का सोल्यूशन लेता हूँ ना तो इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली कलरलेस. जब वो चीजें मिक्स हो जाती है ना दे आर ऑलवेज ऑलवेज कंप्लीटली कलरलेस. आप उसके थ्रू क्लियरली आप चीजों को देख सकते हो जैसा ये सोल्यूशन है. ठीक है, सो मतलब कलरलेस नहीं होते, सॉरी कलर्ड भी होते हैं सॉल्यूशंस लेकिन यू कैन सी स्टफ थ्रू इट. ठीक है, विजिबिलिटी आपकी खराब नहीं होती बिकॉज द पार्टिकल्स आर रियली स्मॉल. तो सस्पेंशंस जो होते हैं वो नॉर्मली दे आर क्लाउडी. तो कोई भी सस्पेंशन होगी ना मिल्क इज काइंड ऑफ लाइक अ कॉलॉइड, लेकिन जो सस्पेंशन होगी जैसे अगर इफ यू ऐड चॉक टू वाटर या फ्लावर मिक्स किया हुआ है तो पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, दे आर मिक्स्ड, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली क्लाउडी. ठीक है, तो ये टर्म्स वगैरह ना थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए बिकॉज दे गोइंग टू यूज दोज टर्म्स. ठीक है, इधर में वैसे अच्छा बिगर पार्टिकल्स दे ब्लॉक लाइट. और ये वैसी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, वो ये कि कॉलॉइड्स आर इन बिटवीन solution एंड सस्पेंशन. यानी पार्टिकल बहुत बड़ा नहीं होता, पार्टिकल बहुत छोटा नहीं होता. ठीक है, तो ब्लड मिल्क वगैरह ठीक है वो कॉलॉइड्स होते हैं. ठीक है, उनको अगर बहुत देर रखोगे ना बहुत ज्यादा देर तो फिर इवेंचुअली कहीं शायद वो सेपरेट हो जाए. अच्छा, बट एनीवेज दे टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन. दिस क्वेश्चन में वापस चले जाते हैं. सस्पेंशन का मतलब है पार्टिकल मिक्स नहीं हुआ. ठीक है, तो अगर पार्टिकल मिक्स नहीं हुआ हाउ डू यू टेक आउट द पार्टिकल्स, कौन सा मेथड होगा? बस इसको क्विकली करते हैं क्वेश्चंस. इवेपोरेशन, सॉरी सॉरी, हाँ फिल्ट्रेशन होगा डी. ठीक है, वो डी होगा. चलो, जो an aqueous solution is colored, which method of separation would show the solution contains ions of different colors? तो उसमें डिफरेंट कलर्स के साथ शो करता है.
कौन सा मेथड है डिफरेंट कलर्स का? नौशिमा क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। The other one, table gives the solubility of four substances. ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। There are four substances, उनकी solubility in ethanol and in water. A mixture containing all four substances is added to चारों substances है, ठीक है। Let's call that W, X, Y and Z. वो कह रहा है कि उनको पहले ना एथेनॉल में स्टर्ड एंड फिल्टर्ड, ठीक है। सो ही एडेड टू एथेनॉल, स्टर्ड एंड देन फिल्टर्ड। फिर जो सॉलिड रेजिड्यू है ना, लेट्स से फिल्ट्रेशन में देयर वाज दिस सॉलिड रेजिड्यू, इज देन एडेड टू वाटर, यानी इनमें से कुछ पार्टिकल्स हैं व्हिच डिड नॉट मिक्स। तो ये हो गया सर है। आप 3 इशू से समझाते हैं, मेरा इंटरनेट लैग कर रहा था। अच्छा, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि चार पार्टिकल्स है ना, उनकी सॉलिबिलिटी टेबल में मेंशन है। दे फोर पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने कह दिया कि डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, दोज आर द फोर पार्टिकल्स, ठीक है। उनको नाम दे दिया। तो उसने कहा मिक्सचर कंटेनिंग ऑल फोर सब्सटेंसेस, तो ये चारों जो है ना, इट्स एडेड टू एथेनॉल एंड देन इट इज स्टर्ड, इसके अंदर मिक्स किया और फिर फिल्टर किया। तो जो इसमें इनसॉलेबल होगा ना, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो वो कह रहा है वो जो रेजिड्यू है ना, जो फिल्टर आउट हुआ है, इज देन एडेड टू वाटर, स्टर्ड एंड फिल्टर्ड। तो यहाँ पे ना फिर उसको पानी में डाला है और फिर स्टर्ड एंड फिल्टर्ड। तो इसके अंदर से भी ना कोई रेजिड्यू बचा है, ठीक है। दैट वाज फिल्टर्ड आउट। द अच्छा, फिर वो कह रहा है कि द filtrate is evaporated to dryness leaving a white solid। तो ये जो आपका फिल्ट्रेट है ना, जो पीछे रह गया, इधर वो कह रहा है कि वो जो सोल्यूशन है ना, उसको भी फिल्ट्रेट, ये चीज है जो पीछे सोल्यूशन है, और ये आपका सॉलिड, दिस इज योर सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है। So again, I'm repeating. What's happening is he took four substances, added to ethanol, and then filtered out. Filtered, meaning there was some solid residue that was left. That was then taken and put into water, and it was stirred. कुछ चीजें mix होगी, कुछ चीजें mix नहीं हुई। So the solid residue is added to water, stirred and filtered. The filtrate is then evaporated to dryness, यानी जो filtrate यानी जो पीछे solution रह गया ना, उसको फिर उसके अंदर से white solid निकला है। तो वो कह रहा है which is the white solid, मतलब सर white सी। इसका मतलब है ये white solid जो है, पहले वाले में मिक्स हुआ था एथेनॉल में या नहीं हुआ था? सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, इसलिए वो सॉलिड रेजिड्यू बन गया था, तो ठीक है। बी होगा। तो इट डिड नॉट मिक्स इन द फर्स्ट वन, ठीक है। तो वो इनसॉलेबल होगा। इंसॉल्युबल होगा, हाँ। लेकिन नेक्स्ट वाले में मिक्स हो गया था बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ हाँ द, वाटर। वो फिल्ट्रेट का पार्ट था ना। जी फिल्ट्रेट का तो बी मतलब है होगा। तो इट्स गोना बी दिस, ठीक है। तो बी होगा। तो ये बाकी वो समझ आया, आयशा ये समझ आया? इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट वन, अब फ्रूट ड्रिंक। अब ये जहाँ पे भी वो कलर आता है ना, वो तो बगैर पढ़े ही ना, ठीक है। दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दैट्स द ओनली वे। वो उसने कहा कि वो एनालाइज कैसा करते हैं कलरिंग एजेंट्स डिफरेंट कलर्स में, सो दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इसमें बताओ कि डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, द क्रोमेटोग्राफी वाज डन, तो इनमें से व्हिच वंस आर प्योर? ये भी इजी है, क्या है इसमें प्योर कौन सा, एंड व्हिच वंस आर मिक्सचर्स? मिसाल क्या होगा इसका? मैंने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की तो मुझे याद नहीं है, अब तो क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्रोमेटोग्राफी का ये है कि क्रोमेटोग्राफी में आप डाई यूज करते हो, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डाइज, और when the ये filter paper जो भी है, it gets soaked with water or any solvent, तो वो डाइज उस पानी के साथ ऊपर ट्रैवल करना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप टिश्यू पेपर के एक एंड पे पानी में डिप करो ना टिश्यू पेपर, तो वाटर स्टार्ट्स गेटिंग एब्जॉर्ब, ठीक है। इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग थ्रू द पेपर।
तो डाइस की डिफरेंट सॉलेबिलिटी होती है। अगर एक डाई कम सॉलेबल है या हैवी है या बहुत सारी रीजन हो सकती है, तो वन डाई वुड travel a smaller distance, the other one would travel a much larger distance, ठीक है। तो डाइस जो होती हैं वो फिर सेपरेट हो जाती हैं। तो ये जो पहला वाला सब्सटेंस है W, उसके अंदर देयर आर टू डाइस प्रेजेंट, क्योंकि वो दो डाइस उसके अंदर से निकली हैं। X जो है वो प्योर है, क्योंकि जब इसमें से पानी ने ट्रैवल करना शुरू किया, सो देयर वाज जस्ट वन डाई दैट वाज प्रेजेंट, सो दैट मींस इट ओनली कंटेन्ड वन डाई। और Z भी प्योर है, ठीक है, देयर वाज ओनली वन डाई दैट वाज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सो X के अंदर भी दो डाइज निकली हैं। जब वो पानी ऊपर लेके जा रहा था उसको, तो उसके अंदर जो भी मिक्सचर था, टू डाइज केम आउट ऑफ इट, ठीक है। जिसका आंसर जो है वो XNZ है। ये क्लियर है ना? Yes. अच्छा, next one. Chromatography and fractional distillation can be used to separate compounds. In which type of separation is a thermometer needed for checking that complete separation? ये बताओ कि दुआ क्या होगा, fractional distillation, chromatography, किस में thermometer चाहिए? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थर्मामीटर, ठीक है, ये वाला मैंने पढ़ा हुआ नहीं है वैसे। चलो fractional distillation तो ये था ना कि कहाँ पे गया नोट्स हमारे। मैं फिर से fractional distillation बता देता हूँ। ये भी पिछली, मैं फिर रिकॉर्डिंग्स भेज देता हूँ इनकी, ये पिछली जो क्लासेस हुई हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते थे? when you had two miscible liquids. Miscible का मतलब है liquids that mix with each other. तो एथेनॉल और वाटर है, ठीक है। मतलब ये इसकी एग्जांपल है, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अच्छा, उनको सेपरेट कैसा करते थे कि उनके दे बॉइलिंग पॉइंट्स, सेपरेशन हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। होता ये था कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 78 सेंटीग्रेड, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 सेंटीग्रेड। तो इनमें से एथेनॉल जो है वो जल्दी बॉयल होता है। तो अगर एथेनॉल जल्दी बॉयल होगा तो एथेनॉल जो है फ्लास्क के अंदर, यहाँ पे मिक्सचर है, वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा एंड इट विल गो टू द अदर साइड, कंडेंसर के थ्रू पास करेगा। कंडेंसर में इट्स गोइंग टू गेट कूल डाउन, और फिर वो कंडेंस होकर आपको एथेनॉल जो है ना वो पहले मिल जाएगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, तो वाटर जो है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जब रीच होगा तब जाके वो बॉईल करना शुरू होगा। सो वाटर वुड रिमेन बिहाइंड व्हाइल एथेनॉल विल क्विकली रीच द अदर साइड। और फिर एक दफा एथेनॉल को आप कलेक्ट कर लोगे, then the temperature would rise and it will become 100 degrees centigrade, and then water will start boiling and it will be collected at the other end, ठीक है। ये उसका एक हीटिंग कर्व थी कि पहले टेम्परेचर एथेनॉल पे स्टार्ट होगा, वो बॉईल करता रहेगा, और फिर जब एथेनॉल खत्म हो जाएगा इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, then you're going to start getting water, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये कि इन विच टाइप ऑफ सेपरेशन इज थर्मीटर नीडेड, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर यू डोंट नीड एनी थर्मीटर। क्रोमेटोग्राफी का तो सिंपल एपरेटस क्या है कि उसका मतलब रियल ऑपरेटर्स अगर देखना है तो इट्स सिंपली, खैर ये वाला नहीं है तो एडवांस हो गया, केमिस्ट्री लैब का देखते हैं। अच्छा, उसका तो सिंपल ऑपरेटर्स ही है बस, कि आपने एक पेपर डिप किया, इंक यहाँ पे प्लेस की है, घर पे भी कर सकते हो, और एक एंड सोक कर दिया किसी सॉल्वेंट के अंदर, कुड बी वाटर, बल्कि ट्राई भी कर लेना घर में। टिश्यू पेपर लेना, उसके ऊपर इंक का डॉट प्लेस करना, और या बॉटम के ऊपर प्लेस कर देना, और उसका एक एंड हल्का सा वाटर, इवेंचुअली वाटर विल गेट सोक्ड, इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, और वो इंक जो है वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगी। एंड डिपेंडिंग के some dyes will travel smaller distances, some dyes will travel much larger distances, तो वो dyes जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे, and you'll be able to see कि वो जो black ink थी ना, it had many different dyes in it। खैर anyways, थर्मोमीटर की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो थर्मोमीटर की कोई जरूरत नहीं है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका आंसर है, बिकॉज यू नीड थर्मोमीटर इन दैट।
और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कलरलेस लिक्विड्स, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यू डोंट नीड लिक्विड्स टू बी कलर्ड, तो कलरलेस के साथ भी काम चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता कैसा लगता है कि कौन सा कलरलेस में आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हो। वो आइडेंटिफाई ऐसा करते हो कि अगर तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है ना, सो दैट मीन्स एथेनॉल बॉयल हो रहा है। तो आप जो भी कलेक्ट कर रहे हो ना, जो भी कलरलेस सब्सटेंस यू कलेक्टिंग ओवर है, दैट मस्ट बी एथेनॉल। और अगर टेम्परेचर 100 शो कर रहा है, तो जो भी सब्सटेंस आप कलेक्ट कर रहे हो दैट मस्ट बी वाटर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इज 100। तो इन दिस पर्टिकुलर केस लिक्विड कलरलेस हो या ना हो, सेपरेशन फिर भी हो जाएगी। तो अगर कलर्ड होता ना, फिर शायद आपको थर्मीटर की जरूरत ना पड़ती। मतलब अगर कलर्ड होता ना, तो वैसी कलर से ही पता लग जाता कि भाई, आप अगर एथनॉल पिंक कलर का होता तो आपको पहले पिंक कलर नजर आ रहा होता, वाटर अगर ब्लू कलर का है तो फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर नजर आ रहा होता, तो फिर आपको थर्मीटर की शायद जरूरत ना पड़ती। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में द रीजन यू नीड थर्मीटर इज कि वो आपको बता देता है कि भी कौन सी चीज आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, which mixture can be separated by adding water, stirring and filtering? अच्छा, इसमें सारों की ना सॉलिबिलिटी वगैरह ना, सॉलिबिलिटी का एक टेबल होता है जो कि बहुत बाद में काम आएगा, लेकिन मैं बहुत पहले ना स्टार्ट में ही आप लोगों को सेंड भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो बेसिक्स हैं। तो वो अगर पहले से ही थोड़ा बहुत रटा लगना शुरू हो जाए ना कि कौन से सब्सटेंस सॉलेबल है, कौन से नहीं सॉलेबल, तो दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ऑल्दो ये, अच्छा रिमेंबर केमिस्ट्री के ना पास पेपर्स के अंदर फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, मसला ये होता है केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो आपके 12 के 12 जो चैप्टर्स है ना, 10-12 चैप्टर्स, वो तकरीबन सारों के साथ ही इंटरलिंक्ड होता है। तो इट्स काइंड ऑफ नोट्स की तरह, इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना बेसिक स्टाफ ना, बेशक वो किसी और चैप्टर का ही हो, आपको थोड़ा बहुत ना बेसिक स्टाफ पता होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड है ना। आई गेस ये है। अच्छा, इसका अंदर एक स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ अभी फिलहाल। हाँ, ये अच्छा, ऑल्दो ये हम काफी आगे जाके पढ़ेंगे, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, रट्टे की चीज है। कहाँ गया आप लोगों का ग्रुप, एक सेकेंड। अच्छा, इसको ना कॉपी के फर्स्ट पेज पे कहीं ना आप, मतलब जो चीजें आपने रट्टा लगानी है ना, वो तो आप फर्स्ट पेज पे रख लो, ताकि आपको हर दफा अगर भूल भी जाए ना, तो आपके पास रेफरेंस हो, आपको पता हो कि कहाँ से आपने कॉपी करना है। अच्छा, सॉल्ट के नाम वगैरह बेशक ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई, किसी सॉल्ट में अगर सॉरी किसी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट लिखा आ गया ना, वो क्या चीज़ है वो बाद में देखेंगे। किसी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट लिखा आ गया, उसका मतलब है वो सॉलेबल सॉल्ट होगी। ठीक है, अब नाइट्रेट है क्या, अब जो भी है वो वी डोंट केयर राइट नाउ। ठीक है, अ, बस अगर पेपर में नाइट्रेट लिखा आ गया ना, उसका मतलब वो सॉलेबल, वो मिक्स हो जाएगी। इस तरह नमक पानी में मिक्स होता है, नाइट्रेट सॉल्ट्स आर गोइंग टू मिक्स। अब यहाँ पे देखो ना, ये इधर नाइट्रेट लिखा आया है ना, तो इसका मतलब है दिस सॉल्ट इज सॉलेबल। अभी बेशक उसको याद भी ना करो, उस टेबल को बस एज अ रेफरेंस यूज करो भाई, कौन से सॉलेबल है कौन से इनसॉलेबल है। तो नाइट्रेट लिखा आ गया, कहीं और तो नाइट्रेट लिखा नहीं आया ना, तो इसका मतलब है ये सॉलेबल है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा उस टेबल के अंदर, अ, मैं बल्कि वो साथ वाला कौन सा था क्वेश्चन की तरह, सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है। तो इधर देखो, कोई सिल्वर क्लोराइड की बात तो नहीं की हुई, ये क्लोराइड्स के बारे में लिखा हुआ है। क्लोराइड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो सारी की सारी सॉल्ट्स क्या है, सॉलेबल है। मतलब क्लोराइड क्लोराइड अगर लिखा आ गया ना, इसका मतलब है कि वो जो सॉल्ट होगी ना, वो सॉलेबल होगी।
वो पानी में मिक्स हो जाएगी, एक्सेप्ट उसमें कुछ इनसॉलेबल भी हैं। ये एजी जो है ना, अभी थोड़ा बहुत मैं प्योर टेबल, क्योंकि वी जस्ट ट्राइंग टू गेट यूज टू इट, ठीक है। तो मैं प्योर टेबल ओपन कर लेता हूँ। एजी क्या चीज़ है? एजी का सिंबल देखो कि एजी का सिंबल यहाँ पे कहीं नजर आ रहा होगा। ये एजी है। एजी क्या होता है? एजीएस सिल्वर, ठीक है। क्योंकि अगर हम बार बार अभी इसे प्योर टेबल थोड़ा सा यूज करना शुरू करें ना, तो यू विल गेट फेमिलियर विद दिस, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड यानी वो एजीसीएल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा था क्लोराइड जो होते हैं वो सॉलेबल होते हैं, सिवाय किसके? एक्सेप्ट सिल्वर के। उसने कहा अगर सिल्वर वाला है ना, फिर वो सॉलेबल नहीं है, फिर इट्स इनसॉलेबल। ये बात समझ आइए। टेबल टेबल थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है, जी सर, आ रहे। ठीक है। रिमेम्बर ये पार्ट मुश्किल है, लेकिन ये भी फिलहाल हम वैसे ही वी जस्ट ट्राइंग टू गेट यूज टू इट। क्योंकि वो मैंने फिर से बताया, केमिस्ट्री के पास पेपर में मसला ये है कि आप इवन पहला चैप्टर कर रहे होगे ना, तो उसके अंदर ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि 10वें चैप्टर की होगी। बाकी जो फिजिक्स और मैथ के पास पेपर्स होते हैं ना, वो आसान इसलिए लगते हैं कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन ना उसके ऊपर है ना, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन का मसला होता है कि वो पहले चैप्टर के ऊपर भी होता है ना, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना 10वें चैप्टर के बीच में आ रही होती है। तो इसलिए हमेशा ना केमिस्ट्री के पास पेपर्स हमेशा मुश्किल लगते हैं शुरू में, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो कंफर्टेबली आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी हो। तो मैं वो असेंशियल असेंशियल बीच बीच में ना बातें जो है ना, जो आगे की हैं, वो मैं वैसे ही बीच में डाल के इधर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर क्लोराइड का वो सिंपली लिखा हुआ था कि भी क्लोराइड होगा ना, सॉलेबल होगा, लेकिन अगर उसमें सिल्वर आ रहा है ना, फिर तो वो क्या होगा? इनसॉलेबल होगा। तो इसका मतलब है, मैं वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, इसका मतलब है ये जो है ना, दिस इज इनसॉलेबल, इसने पानी में मिक्स नहीं होना, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू मिक्स। तो मुझे बताओ कि विल यू बी एबल टू सेपरेट दिस मिक्सचर? एक सॉलेबल है, एक इनसॉलेबल है। अगर मैं पानी में डाल के स्टर करूंगा, तो इनमें से कौन सा डिसॉल्व हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट सर डिसॉल्व हो जाए। सॉल्युबल वाला डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ। हाँ। और जो इनसॉलेबल वाला होगा वो और वो डिसॉल्व। फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, और सिल्वर फिर मैं फिल्टर आउट करूंगा, नहीं होगा। तो ये फिल्टर होके हाँ। बाहर आ जाए, राइट। तो इसका मतलब है दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना। कि अगर इन दोनों का मिक्सचर जो है ना, इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू एंड आई एडेड टू वाटर, तो उनमें से एक मिक्स हो जाएगा और दूसरा मिक्स नहीं होगा। और जो मिक्स नहीं होगा उसको आप जब फिल्टर करोगे तो वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी ठीक है इसमें। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये ए पे भी ट्राई कर लेते हैं। बैरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब वहां पे क्या लिखा हुआ था उस शीट में? क्लोराइड जो है वो सारे के सारे ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट ये दो तीन के। इसमें अब बैरियम और सोडियम तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब है यही होगा ना कि ऑल क्लोराइड्स आर ऑल, वो लिखा हुआ है उसने कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट इन तीन के। तो हमारे पास तो बैरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड थे, तो वो यहीं पे होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये तीन जो है ना, इनसॉल्युबल है। पीबी जो होता है वो लेड होता है, एच जी जो होता है वो मर्करी होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों ना, ये दोनों के दोनों सॉलेबल है। ये भी सॉलेबल है, पानी में मिक्स हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो सॉलेबल। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप इनको पानी में डालोगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। फिल्टर करोगे तो कुछ भी फिल्टर आउट नहीं होगा, फिल्टर, क्योंकि फिल्टर से वो चीजें होती हैं जो इनसॉलेबल होती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलग फिर भी नहीं होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर कि ए गलत क्यों है? जी सर। आयशा, विशाल, ये समझ आ रहा है? जी यस सर। सर। ठीक है। अभी इसके ऊपर कंफ्यूज ना हो ना, इस चीज के ऊपर ये हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बस इस फेमिलियरिटी के लिए ना थोड़ी सी डेवलप हो जाए, और थोड़ा सा वो केमिस्ट्री के पास पेपर का जो मसला है ना, वो भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में ना कुछ आगे की चीजें बीच में लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बाकी भी गलत प्रूफ कर देता हूँ। कॉपर और मैग्नीशियम, ठीक है।
ताकि आप लोगों को एलिमेंट्स के साथ फेमिलियरिटी हो। ठीक है, कॉपर होपफुली सालों ने देखा हुआ रियल वर्ल्ड में। कॉपर क्या होता है? कॉपर की वायर्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने वो कॉपर का तो सबको पता होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऑब्वियसली यू नॉट फेमिलियर। मैग्नीशियम भी एक मेटल होता है। तो अच्छा, मैग्नीशियम मेटल, उसकी डिफरेंट कॉइन्स वॉइन्स बने हुए हैं। और अच्छा, वो भी कॉपर की तरह ना एक स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं उसकी, थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। तो इस वही एग्जैक्टली तार मेटालिक वायर टाइप है। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे मेटालिक है। ठीक है, सो दे ऑल काइंड ऑफ द सेम, वो कलर बस डिफरेंट है। अच्छा, दोनों के दोनों मेटल्स हैं। और अब पता होना चाहिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए कि कॉपर की तार को पानी में मिक्स करो, वो तो मिक्स नहीं होने वाली, तो दोनों इनसॉलेबल है ना। ये भी इनसॉलेबल है, ये भी। दिस इज ऑल्सो इनसॉलेबल। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि इफ यू ऐड वाटर नथिंग विल हैपन, वो मिक्स ही नहीं होंगे, बात ही खत्म। पानी डालने का कोई फायदा ही नहीं है, स्टर करने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि वो उससे मिक्स ही नहीं होना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये भी गलत है, मतलब इससे सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर डायमंड और ग्राफाइट। डायमंड तो खैर ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि डायमंड क्या है। ठीक है, और डायमंड भी इनसॉलेबल होता है। ठीक है, ग्राफाइट क्या होता है रियल वर्ल्ड में? ग्राफाइट ग्राफाइट होता है बेसिकली जो आपका, इफ यू बर्न वुड, वो जो ब्लैक सूट होता है ना, ब्लैक रंग का, वो बेसिक ग्राफाइट ही होता है। तो ये आपके सामने ना, हाँ सॉरी, ये आपकी पेंसिल के अंदर जो लेड पेंसिल होती है ना, ये भी ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट प्लस क्ले। ठीक है, मिट्टी और ग्राफाइट को मिक्स किया होता है, काफी स्मूथ सब्सटेंस होता है। तो बट एनीवेज, दिस इज ग्राफाइट, और ये भी पानी में मिक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब वो पेंसिल की टिप को ना पानी के अंदर मिक्स करने की कोशिश करो, इट्स नॉट गोइंग टू मिक्स इन वाटर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी इनसॉलेबल है, ग्राफाइट एंड डायमंड आर बोथ इनसॉलेबल। अगर वो इनसॉलेबल है तो पानी में मिक्स करने का फायदा क्या है? उससे मिक्स तो होना नहीं है, तो इसलिए इससे भी सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा एनीवेज, अगले पे चलते हैं। विच मेथड कैन बी यूज टू obtain crystals from aqueous copper to sulfate? अगेन, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका अभी से रटा लगा लो। कॉपर सल्फेट जो है ना, वो इतनी दफा आपसे पूछा जाएगा ना, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्सटेंसेस। ब्लू रंग के होते हैं। ठीक है, अगेन इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ब्लू रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। इट्स वेरी, अगर लैब में कभी स्कूल में भी नजर आए ना, डोंट टेस्ट इट बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। ठीक है, इट्स वेरी वेरी पॉइजनस फॉर द ऑर्गन्स। और कॉपर सल्फेट इज वेरी सॉलेबल। सल्फेट के बारे में अभी वो टेबल फिर से खोल लेता हूँ। सल्फेट के बारे में क्या लिखा हुआ था, पता कैसा लगा? कॉपर सल्फेट सॉलेबल है, क्योंकि वो किधर गया हमारा, मैंने किधर भेजा था? हाँ, ये सल्फेट के बारे में देखो क्या लिखा हुआ था। ये सल्फेट्स के बारे में लिखा था कि भाई सारे सॉलेबल है, एक्सेप्ट कौन से? ये बैरियम, सिल्वर, लेड, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इनके। तो कॉपर सल्फेट इधर ही आएगा, इट्स गोइंग टू बी सॉलेबल। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट इज अ सॉलेबल सल्फेट। इन चार के अलावा बाकी सारे सल्फेट सॉलेबल हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ना, दैट्स अ वेरी नाइस ब्लू कलर। ये भी मैंने शो भी किया था, ये जो यहाँ पे मिक्स कर रहा है ना, तो ये बड़ी बड़ी जल्दी मिक्स होता है एंड इट फॉर्म्स अ वेरी नाइस ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है, कलरलेस, परफेक्टली कलरलेस। तो हमने क्या पढ़ा है सेपरेशन टेक्निक्स में? क्या पढ़ा है कि हाउ डू यू obtain क्रिस्टल्स? तो क्रिस्टल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि हाउ डू यू obtain क्रिस्टल्स। अगर सब्सटेंस सॉलेबल होगा ना, ये इफ यू हैव अ सॉलेबल सॉलिड एंड यू मिक्स इट इन अ सॉल्वेंट और फिर सेपरेट करना पड़े, तो उसके लिए व्हाट यू डू क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि अगर सब्सटेंस आपका सॉलेबल है ना, जैसा कॉपर सल्फेट है,
तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे ना, देखो ना, मिक्स थॉरली इन वाटर, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे पानी के अंदर। और उसका फिर एक ही तरीका है अनमिक्स करने का, कि आप पानी को इवेपोरेट कर दो। अच्छा, पानी को सारा इवेपोरेट नहीं करते। व्हाट यू डू इज काफी ज्यादा पानी इवेपोरेट कर देते हैं until the solution becomes very saturated। वेरी सैचुरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर ना ये जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ज्यादा होंगे। और जब वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे ना, तो दे विल स्टार्ट ज्वाइनिंग अप एंड दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द क्रिस्टल बैक अगेन। तो उससे ना फिर यू गेट दीज लार्ज क्रिस्टल्स। क्योंकि अगर आपने पानी को ना एकदम से इवेपोरेट कर दिया ना सारा का सारा, तो द पार्टिकल्स विल नॉट गेट इनफ टाइम टू क्रिस्टलाइज। तो आप क्या करते हो कि बेसिकली ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ क्यों नहीं रहे? मतलब वो जैसा अगर आप नमक को पानी में डालते हो ना, तो व्हाई व्हाई डोंट दे जस्ट जॉइन द एंड फॉर्म द क्रिस्टल बैक अगेन? वो जो व्हाइट क्रिस्टल्स है ना, वो वापस क्यों नहीं बनते? वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि बीच में ढेर सारा पानी है। तो आप बहुत सारा पानी बीच में से निकाल देते हो, इवेपोरेट कर देते हो, तो पार्टिकल्स जो है फिर आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे जिस तरह अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन अगर कहीं पे नजर आ रही है ना, तो ये जिस तरह यहाँ पे शो कर रहे हैं, दिस इज हाउ क्रिस्टल्स नॉर्मली टेंड टू फॉर्म। तो वो क्या करेंगे, वो पानी इतना निकाल देंगे बीच में से कि वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, दिल स्टार्ट फॉर्मिंग दीज वेरी वेरी नाइस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का फायदा ये होता है कि क्रिस्टल्स आर वेरी प्योर, तो यू गेट वेरी प्योर क्रिस्टल्स। खैर एनीवेज, क्रिस्टल्स बनाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने सी इवेपोरेट करना पड़ेगा। और इवेपोरेट करने के बाद जो प्रोसेस होगा, दैट इज गोइंग टू बी, क्या था प्रोसेस? You heat the solution until it reaches saturation point. Cool gradually when crystals form. Filter the crystals and dry the crystals between filter paper। बल्कि खाली हीट की बजाय ना वो इवेपोरेट भी यहाँ पे लिखना चाहिए, हीट एंड इवेपोरेट द सॉल्यूशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये फिर से वो सेपरेशन टेक्निक्स का ही है, लेकिन अब इसमें पीएच आ गया। ठीक है, अगेन वही बात कि वो बीच में किसी और चीज के अगले चैप्टर की भी चीज आ गई है। अच्छा, सो एनीवेज, द पीएच ऑफ सम aqueous sodium hydroxide is measured, solution is then distilled as shown। अच्छा, अब इसमें NaOH है और aqueous है। जब वो लिखता है ना NaOH aqueous, aqueous का तो मतलब होता है कि वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है NaOH किसके साथ मिक्स हुआ हुआ है? aqueous का मतलब है NaOH और पानी मिक्स हुए हुए हैं, राइट? तो NaOH और पानी जो है वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus है, क्या होगा कि पानी इवेपोरेट करेगा। तो पानी इवेपोरेट करेगा, पानी इवेपोरेट होगा, इट्स गोइंग टू गो टू द कंडेंसर। और वहां कंडेंसर के अंदर इट्स गोइंग टू, वो पानी जो इवेपोरेट हुआ था ना, वो वापस कूल डाउन होके इट विल टर्न बैक इनटू लिक्विड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो इधर से वाटर खत्म होता जाएगा एंड ऑल द वाटर विल evaporate and will reach the other side। तो उसने कहा, how do the pH values of the distillate and of the solution left in the flask compare with the original? तो वो कह रहा है इसका पीएच में क्या फर्क आ रहा है। अच्छा, अब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पीएच किसी को पता है पीएच पानी का क्या होता है? अगेन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वैसे किसी को आइडिया है पानी का 7। पीएच? 7 होता है, ठीक है। तो पीएच इज 7। अच्छा, किसी NaOH मैं खुद बता देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आगे की इंफॉर्मेशन है। NaOH इज अ बेस। किसी को पता है बेस का पीएच क्या होता है? above 7। अबव 7, राइट? तो बेस तो पीछे रहेगी, वो पानी जो है ना वो इवेपोरेट होके कलेक्टेड ऑन द अदर साइड। सो वो उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। सो दिस इज हायर, सो द पीएच ऑफ द डिस्टिलेट इज लोअर। और मतलब ये इसका पीएच कम है और उसका पीएच ज्यादा है, ठीक है।
तो अगेन उसकी टेंशन ना लो कि अगर पीएच का नहीं पता, हमारा सिर्फ वो पार्ट था ये समझना कि इधर बेसिकली आपके पास पानी आ गया, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? जी सर। ठीक है, तो एक और भी कर लेते हैं। अच्छा, अगेन chromatography, how many different red dyes are present in the sweets? Different red dyes। अब ये chromatography इस तरह हो रही है कि मेरे ख्याल से उसने स्वीट यहाँ पे और वो पे डिप किया सॉल्वेंट के अंदर, एंड द डाइज गॉट सेपरेटेड। स्वीट वाई है, उसको डिप किया है वाटर के अंदर या जो भी सॉल्वेंट है, एंड इट सेपरेटेड इनटू येलो एंड रेड डाई। और स्वीट जी है, उसको भी डिप किया है एंड इट सेपरेटेड इनटू रेड, येलो एंड रेड डाई। अब क्रोमेटोग्राफी में था कि वी स्टडीड इन क्रोमेटोग्राफी कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, कहाँ गया हमारा क्रोमेटोग्राफी, इसमें हमने पढ़ा था कि dyes that travel the same distance, it probably means they are the same dye, they have the same RF value। तो अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी ना, इसका मतलब वो दोनों एक ही हैं। तो अब ये देखो, ये जो ऊपर वाली जो दो रेड डाइज हैं, दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ना, दे आर एग्जैक्टली द सेम रेड डाई। और फिर ये वाली जो रेड डाइज है ना, ये दोनों भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो, दीज टू आर ऑल्सो द सेम डाई। तो टोटल रेड डाइज कितनी होगी? वो दो होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही डाई है। और ये वाली और ये वाली, वो दोनों भी एग्जैक्टली सेम डाई है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस। इज दिस क्लियर एज वेल? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। मैं इसके अंदर लेक्चर्स भी भेज देता हूँ सारे, सेपरेशन टेक्निक्स प्लस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं अपलोड करके आई एम गोना सेंड देम। You send these notes as well? हाँ, नोट्स भी मैं सेंड करूंगा, ये वाले नोट्स खास तौर पे, ठीक है। ये बस शाम तक ना, आई प्रॉब्ली सेंड ऑल दीज नोट्स, ठीक है। वो बस मुझे इनको कॉपी करके ना, फिर वो पीडीएफ बना के आई देन सेंड इट, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, जी सर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।